जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्रा। आप सभी यूट्यूब परिवार को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारा संविधान भारत का लागू हुआ था और एक हिस्टोरिकल डे को, ऐतिहासिक दिन को आज हम लोग बड़े अच्छे और एमिनेंट सेशन करने वाले हैं। 24 जनवरी को जो सीटेट एग्जाम हुआ है उसके इंटायर पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके सीडीपी ईवीएस हर एक सेक्शन को इसमें इंक्लूड करके एक साथ थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बच्चों का आगे आने वाला जो डेट है उसमें सीटेट का एग्जाम है उनके लिए ये सेशन है जो एक तरीके से फायदेमंद हो, तथा जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनके अपने जो क्वेश्चन है उसको करेक्शन करने में थोड़ा सा इससे मदद मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ईवीएस के साथ। सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, और एक एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन संभव हो पाया है, अलग अलग बच्चों ने अपने अपने शिफ्ट के क्वेश्चन जो हमको भेजे हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका पहला एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट विल हैपन इफ डियर नॉट देयर। अगर हिरन नहीं हो यहाँ पे तो उसका क्या रिजल्ट या क्या परिणाम हो सकता है। तो सही जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा टाइगर। जो टाइगर है, इसके नंबर ऑफ जो टाइगर है, बाघ की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो जो हिरन ना होने पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नंबर ऑफ टाइगर या बाघों की संख्या कम हो जाएगी। आपका एक सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन जो है वो गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता होगा कि गार्डनर ने, आपके हवर्ड गार्डनर ने, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक लिखा हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। 1983 में जिस वर्ष भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता हुआ था, उसी वर्ष 1983 में इन्होंने एक बुक रिटन किया हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की या बुद्धि की बात कही है। जो आपके 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी बुद्धि, ये आपका बिल्कुल सही है, ये इनके 8 इंटेलिजेंस में है। दूसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो है, इस तरीके की बुद्धि की बात जो हवर्ड गार्डनर है वो नहीं करते हैं, ये बात करते हैं। या आपका नेचुरलिस्टिक सही है। स्पेशियल है, स्थानीय बुद्धि, ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इंटरपर्सनल, ये भी सही है, लेकिन गलत है, आपको गलत ही मार्कआउट करना था। तो जो कॉम्प्रिहेंशन इंटेलिजेंस है उसकी बात हवर्ड गार्डनर नहीं करते हैं। 8 प्रकार की बुद्धि में ये कॉम्प्रिहेंशन इंटेलिजेंस की चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। एक लड़की को स्टील के गैस में एक, मतलब वहां पे मिसप्रिंट है बच्चे द्वारा, स्टील का वो बर्तन है, पॉट है, जिसमें आम जूस, जो मैंगो जूसेज है वो दिया जाता है। एक स्टील के बर्तन में एक स्टील पॉट है आपका, उसमें जो है मैंगो जूसेस दिया जाता है। तो बच्ची जो है वो कहती है कि वो इसमें नहीं लेगी, वो चौड़े वाले बर्तन में लेगी, क्योंकि इसमें उसकी आम जूस की जो मात्रा है वो कम है और जो मात्रा है वो 200 ml है। तो ये कहती है कि ये 200 ml इसमें कम है, ये चौड़े वाले बर्तन में लेगी। तो ये पूछ रहा है कि ये प्याजे के किस अवस्था में है या किस स्टेज में है। तो ये जो आंसर आपका सही आंसर है, ये आपका आंसर है सही, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी जो बच्चा है या वो जो लड़की है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो 2 से आपका जो 7 साल है। इसमें इरिवर्सिबिलिटी होता है या लैक ऑफ कंजर्वेशन है। ये एक तरीके का कंजर्वेशन है, संरक्षण है, इसकी कमी होती है या लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर क्वांटिटी सेम हो या क्वांटिटी में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो आप शेप एंड साइज में कितना भी परिवर्तन करते हैं उसके द्रव्यमान में या मात्रा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये बात आपकी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष, उसमें सीसीएस आ जाता है, लेकिन ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, इसका स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि मोटर सेंसरी डिसऑर्डर
where a child is unable to use lips and tongue coordination। एक जो है एक गतिक समन्वय विकार है जिसमें एक बच्चा जो है वो अपने होठों को और जीभ को कोऑर्डिनेशन एक साथ नहीं बना पाता, या उस कोऑर्डिनेशन के मदद से वो ध्वनि को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये किस तरीके का डिसऑर्डर है? तो ये एक इस डिसऑर्डर को डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया जो है एक मोटर डिसऑर्डर है। डिस्प्रैक्सिया एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें जो है जिसमें एक तरीके से आपके फिजिकल ऑर्गन के या सभी तरीके की जो मोटर एक्टिविटी है, जो गतिक काम है या गतिक एक्टिविटी जो है, उसमें बच्चा अपने को इनेबल महसूस करता है या एक तरीके से असमर्थ महसूस करता है। तो इसका सही आंसर है डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी। क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग? सीखने के लिए जो आकलन है वो किस चीज का हिस्सा है? समेटिव का, फॉर्मेटिव का, या दो ऑप्शन और था? तो इसका सही आंसर है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि ड्यूरिंग सेशन, जब असेसमेंट ड्यूरिंग सेशन हो यानी क्रिया के दौरान ही जब असेसमेंट किया जा रहा हो सीखने के लिए कि जो चीजें हम सीख रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, कितना सीखा, नहीं सीखा, तो सीखने के दौरान ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग एक्टिविटी जब हम एक प्रकार से जो असेसमेंट करते हैं, जो आकलन करते हैं, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो एक बच्चा तो ये जो क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फॉर लर्निंग जो है तीन प्रकार की असेसमेंट है। एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये जो फॉर लर्निंग है ये आपका ड्यूरिंग सेशन होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। एज लर्निंग है इसमें व्यक्ति अपने काम को जज करता है खुद ही या उसके पीयर ग्रुप जब जज करते हैं, सीखने के रूप में आकलन है। ये है सीखने का आकलन, ये आपका समेटिव है। जब आकलन सीखने का हो तब समेटिव, और सीखने के लिए या सीखने के रूप में हो तब फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बिफोर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ए गर्ल फर्स्ट सॉल्व ए सिमिलर प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड। एक लड़की जो है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक उससे पहले उसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व की है, तो वह किस प्रकार का क्वेश्चन या किस प्रकार का वो एक्टिविटी कहलाएगा? तो इसको इसका सही आंसर है एनालिटिकल। एनालिटिकल या एक और लैंग्वेज या एक और नाम इससे इसको जाना जाता है जिसको एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी का मतलब है कि सिमिलर वर्क। एनालॉजी का मतलब है कि जिस पैटर्न से जिस काम को अभी तुरंत रिसेंटली किया हुआ था वही काम फिर आपके सामने आ जाए, यानी समान तरीके के काम को आप एनालॉजी बोल सकते हैं। तो लड़की जो है वो प्रीवियस टाइम में जस्ट थोड़ी देर पहले इसी एक्टिविटी को किया था इसी तरीके से, और फिर उसके सामने जो एक्टिविटी आती है उसका भी मैनर काम करने का कहीं ना कहीं यही रहता है। तो ये जो एक प्रकार की एक्टिविटी है ये एनालॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर। ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है कि आपका जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, तो हमने बात किया हुआ था पहले क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं, फिर ओवरऑल इसके बारे में बात करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पूछ रहा है, यानी सुनना और बोलना जो है, तो लिसनिंग जो है, सुनना जो है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है। ये आपका रिसेप्टिव स्किल है यानी ग्रहणात्मक कौशल है, और स्पीकिंग जो है ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है। ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। भाषा के चार मुख्य कौशल है। आपका LSRW से बताया हुआ था हमने, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें लिसनिंग और रीडिंग जो है ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है। जब आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप कोई रिसीव कर रहे हैं, दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, दूसरे के ज्ञान को आप रिसीव कर रहे होते हैं, आप रिसीवर होते हैं, आप पैसिव लर्नर हैं, तो आप रिसेप्टिव स्किल्स में हैं। और जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को, तो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। तो लिसनिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल है और स्पीकिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जो प्लास्टिसिटी है, विकास की जो प्लास्टिसिटी है वो क्या है, या उसके अनुसार वो क्या दर्शाना चाहता है। तो ये दर्शाना चाहता है कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ये प्लास्टिसिटी का मतलब है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इरिवर्सिबल है। ऐसे नहीं है कि कल आप 10 साल के हो जाए, कल आप साइकिल चलाना सीख ले और 3 महीने बाद आप साइकिल चलाना भूल गए, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो अगर आप बार बार या डेली कुछ दिन करना छोड़ देते हैं तो उसमें आप लैक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन एक तरीके से आप भूलेंगे नहीं, आप रिवर्स नहीं जाएंगे। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, थोड़ा धीमे चलेगा, कभी रैपिडली चलेगा, कभी स्लो चलेगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब यही है कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक जो झील है, लोकटक लेक प्रिजर्व विच स्पीशीज ऑफ डियर। जो लोकटक झील है वो आपके हिरण की किस प्रजाति को संरक्षित करती है या संरक्षण देती है। तो एक हिरण की एक स्पीशीज है संगाई, इसको संगाई बोलते हैं। इस संगाई प्रजाति की ये एक तरीके से कंजर्व करता है या संरक्षण करता है आपका लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्लेस ऑफ कम्युनिटी रेंज। सामुदायिक वर्षा वाला जगह कौन सा है। और आपके ऑप्शन में भी दोनों था, एक था आपका चेरापूंजी, एक था चेरापूंजी और दूसरा था मेरी मासिम राम। तो ये पूछ रहा है कि कम्युनिटी रेंज जो है विच ऑफ द प्लेस ऑफ कम्युनिटी रेंज। तो कम्युनिटी रेंज जो है या सामुदायिक वर्षा वाला जगह वो है आपका चेरापूंजी। जो भारत में जो चेरापूंजी जगह है वो आपका एक सामुदायिक या कम्युनिटी रेंज वाला प्लेस है। और मासिम राम जो है वहाँ सबसे अधिक मॉनसून जो है, सबसे अधिक जो वर्षा है वो आपके मासिम राम में होती है, लेकिन कम्युनिटी रेंज वाला जो प्लेस है वो आपका चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर है चेरापूंजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन इज ए स्कूल बॉय मेकिंग ग्रुप ऑफ बॉय टू प्ले अ गेम एंड इग्नोर गर्ल्स व्हेन आस्क्ड। मिला जुला के क्वेश्चन है कि रमन एक लड़का है जो अपने खेल के लिए स्कूल में एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में लड़कियों को अनदेखा करता है और पूछने पे वो बताता है कि लड़कियों के लिए या लड़की इस खेल के एबल नहीं है या इस खेल को नहीं खेल सकती। ये किस तरीके के भेदभाव को दर्शाता है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का या जेंडर बायस। वैसे बायस इस स्टीरियोटाइपिंग में ही कहीं ना कहीं एक तरीके से इंक्लूड रहती है। स्टीरियोटाइप का मतलब कि जब लिंग को, जब जेंडर को किसी रंग से, किसी वस्तु से, किसी काम से जोड़ करके देखा जाता है या उस आधार पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो यहाँ रमन जो है उस खेल को कहीं ना कहीं जेंडर से जोड़ के देख रहा है, लड़कियों के साथ बायसनेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये जो बात है ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का हिस्सा है। इसका सही आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर स्टीरियोटाइप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, व्हाट डू प्लांट्स लाइक नेपेंथिस गेट फ्रॉम इंसेक्ट। एक पौधा है नेपेंथिस, जो नेपेंथिस है एक प्रकार का पौधा है, वो कीड़ों को किस लिए खाता है, वो कीड़ों से क्या प्राप्त करता है ताकि उसको भोजन के रूप में लेता है। तो आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। वो पौधों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है, इसलिए वो कीड़ों को, इंसेक्ट को खाता है। वो और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है कीड़ों के माध्यम से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट इक्वालिटी ऑफ ADHD चाइल्ड। जो ADHD चाइल्ड है, आपका ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो क्या नहीं होता है, ऐसे बच्चों में क्या गुण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एबल टू कॉन्सेंट्रेट। वह ध्यान को केंद्रित कर पाने में असमर्थ होता है, इनेबल होता है। तो जो सही आंसर है वो है एबल टू कॉन्सेंट्रेट।
यानी वह ये नहीं होता है, ये इसमें इनेबल है, ये इसमें समर्थ नहीं है। ध्यान को ये एक तरीके से केंद्रित नहीं कर पाता, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, उछलता कूदता हुआ रहता है। इसका मूड जो है एक प्रकार का स्विंग होता रहता है। कुछ टाइम पे एक मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इसका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है। नाम सही है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव होता है और अटेंशन डेफिसिट होता है, ध्यान की कमी होती है या एक तरीके से ध्यान जो है वो भटकता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड आई लाइक ह्यूमन। कौन सी ऐसी पक्षी है जिसका जो नेत्र है, जो आंख है, वो मनुष्यों के समान होती है। उसका सही आंसर है आउल। जो उल्लू है इसकी जो आई है या आंखें हैं ये जस्ट लाइक ह्यूमन, मनुष्यों की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिशिएटेड इन RTE 2009। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी क्या बेनिफिशियरी है या क्या लाभ है और यह क्या बात करता है उस माध्यम से। तो ये बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के लिए जो सामान्य बच्चे हैं, जो जनरल चाइल्ड है, आपका ऊपर जो जनरल चाइल्ड है, जो सामान्य बच्चे हैं, वो 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी। जनरल बच्चों के लिए जो जनरल चाइल्ड है वो 6 से 14 वर्ष तक आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। और जो फिजिकल डिसेबल्ड या जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो 6 से 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी है। शिक्षा को फ्री भी, मुफ्त भी बनाया गया है एवं अनिवार्य भी बनाया गया है RTE एक्ट 2009 के माध्यम से, जो 1 अप्रैल 2010 से आपके इम्प्लीमेंट में आया। तो ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लंगर मीन्स। जो लंगर जो है, जो शब्द है, उसका क्या मतलब होता है। लंगर आपने बहुत बार सुना भी होगा लंगर। तो लंगर को बोलते हैं डिवोटेड फूड। डिवोटेड फूड यानी पूरी तरह से मुफ्त होता है ये भोजन सभी के लिए। कोई भी जाके उस लंगर में उस खाना को प्राप्त कर सकता है, खाना खा सकता है। वो डिवोटेड फूड बोलते हैं। लंगर का मतलब है डिवोटेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी जो लैंग्वेज है या यहाँ जो आंसर कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे हैं जो पेपर में आपका ऑप्शन आया है उसी के अकॉर्डिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग विदाउट बर्डन इज फर्स्ट डिस्कस्ड इन। किसके द्वारा जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन का जो कांसेप्ट है, बिना बोझ के शिक्षा, ये किसका रिपोर्ट है या फर्स्ट बार इस पे काम किसके द्वारा किया गया। तो एक व्यक्ति है प्रोफेसर यशपाल। 2005 NCA से पहले एक रिपोर्ट आई थी। आपके प्रोफेसर यशपाल एक व्यक्ति हैं, इनकी एक रिपोर्ट थी 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा। शिक्षा को स्कूल बैग के जो बच्चे के जो स्कूल बैग है उसके वजन को कम किया जाए और एक तरीके से उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, एक्टिविटी कराया जाए और बच्चे को जो है उसकी एक्टिविटी को या उसके लर्निंग को कहीं ना कहीं लाइफ से कनेक्ट किया जाए। ये आपका प्रोफेसर यशपाल का एक रिपोर्ट था 1993 में 1993 में, जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आपको नाम याद रखना है। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज निपुण अंडर NEP 2020 एम्फसाइज ऑन। जो निपुण है, जो निपुण एक वर्ड है, जो एक सेंटेंस जोड़ा गया है, वो किस चीज की ओर संकेत करता है या क्या बताता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो निपुण शब्द का उपयोग किया गया है वो क्या बताता है। तो वह 3R को सूचित करता है। एक तरीके से वो सिंबल है आपका, ये रीडिंग है, आपका राइटिंग है और अर्थमेटिक्स है। अर्थमेटिक्स इसी 3R को इस निपुण के माध्यम से आपका रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स को
दर्शाया गया है या बताया गया है, ये आपका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर अवॉइड एरर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एरर्स डज नॉट हैव सिग्निफिकेंस। ये अजर्सन वाले क्वेश्चन है, जो अभिकथन है कि एक अभिकथन दे दिया फिर एक कारण देता है और आपको ऑप्शन पुट करना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। पूछ रहा है ए में एक अभिकथन है, अजर्सन है कि एक टीचर जो है वो गलतियों को अवॉइड करता है, गलतियों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि वो मानता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एरर जो है वो सिग्निफिकेंस या महत्वपूर्ण नहीं है। अब कारण दिया है, एरर आर नॉट यूजफुल इन लर्निंग। एरर जो है, गलतियां जो है, ये आपके सीखने के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये दोनों बातें ही गलत है। आपका ये जो ए और आर है, ए और आर जो अभिकथन है और इसका रीजन है, दोनों ही गलत है। क्योंकि लोग जो जितने ज्यादा साइकोलॉजिस्ट है या एक तरीके से कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो है, जो संरचनावादी, जो बिलीव करते हैं कि बच्चे को सेंटर में रखें और हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखने का मौका दे, वो ये मानते हैं कि चाइल्ड एरर इज जस्ट लाइक विंडो। बच्चों की जो गलतियां हैं या एरर है वो बिल्कुल एक खिड़की के समान है। जैसे घर से बाहर देखने के लिए हम खिड़की का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से बच्चे के अंदर क्या चल रही है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, वो किन चीजों के बारे में कैसे सोच रहा है, इस बात को देखने का या समझने का नजरिया या समझने का जो तरीका है या एक तरीके से जो मिरर का काम करता है, वो उसकी गलतियां हैं। इसके माध्यम से बच्चों के विचार के अंदर झांक के देखा जा सकता है। तो गलतियां जो है, एरर जो है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बेहतर हिस्सा है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि ये दोनों बातें गलत हैं। और पूछा है कि इस दोनों में आपके 4 ऑप्शन थे, तो जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी है आई थिंक आज के लिए, व्हाट इज लैंग। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको बोल देते हैं, जिसको दिया हुआ था नोम चॉम्स्की ने, वो लैंड क्या है? तो लैंड का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंड का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। एक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की, जिनका मानना है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की इनबॉर्न एबिलिटी होती है और बच्चा जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ जन्म लेता है और उसके ब्रेन के अंदर एक एलईडी लैड पाया जाता है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इसी डिवाइस की मदद से बच्चे जो है प्रथम 5 साल तक बहुत ही रैपिडली भाषा को एक्वायर कर पाते हैं या भाषा को सीख पाते हैं। तो ये लैंड का संबंध अगर फुल फॉर्म पूछा हो तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, किसने दिया है? तो नोम चॉम्स्की। आपको नाम याद रखने का है, एक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो और भी बेहतर जानेंगे। ये बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, ये बात करते हैं इननेट कैपेबिलिटी की लैंग्वेज एक्वायर करने की, और भी बहुत सारी भाषा के बारे में ये बात करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर फुल फॉर्म पूछा हो तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और नेम पूछा हो तो नोम चॉम्स्की। इतना क्वेश्चन जो था, आज हमने वही क्वेश्चन को टारगेट किया हुआ है जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चे को डिफिकल्ट लगा हो या एक तरीके से मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया। और जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, जैसे आपके पियाजे से क्वेश्चन था, वाइगॉस्की से क्वेश्चन था, कोलबर्ग से क्वेश्चन था, इस तरीके की जो गाइडलाइन के एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन था, लेकिन उन क्वेश्चन को हमने अवॉइड किया है जो क्वेश्चन बार-बार आप देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। हमने उन क्वेश्चनों को टारगेट किया है जो क्वेश्चन आपको नए दिख रहे हैं और जो एग्जाम सीट पे कहीं ना कहीं एग्जाम देते वक्त आपके मन में एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आप में से भी किसी का अगर नेक्स्ट डेट में एग्जाम हो तो ये नंबर है, आप जो है अपना क्वेश्चन, अगर जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आप चाहे तो आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी एनालिसिस पेपर और जितनी उपयोगी काम की वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। मिलता है फिर एक नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट डे की एनालिसिस पेपर को लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।